Bismillahirrahmanirrahim. Now it's our fourth lecture for chemistry of life, third lecture in fact. और फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन के साथ vitamins और amino acids किया, and in second lecture we cover the protein and enzymes. Now this is the third one for lipids. और लिपिड शॉर्ट नोट्स के लिए भी हो सकता है, और इसके साथ इसमें कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो डेफिनेशन के तौर पर, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर और एमसीक्यूज़ के तौर पर पूछे जाते हैं, तो सारी डिटेल है, तो ये ज़रा बड़ी चीज़ बन जाएगी। लिपिड्स की डेफिनेशन क्या है? बहुत प्यारी सी और मुख्तसर सी डेफिनेशन हुआ करती थी कि ऐसे तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड या बायो मॉलिक्यूल्स जो पौधों से हासिल हों और पानी में इंसॉल्युबल हों। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू प्रॉपर्टीज़ कि देयर ओरिजिन इज़ प्लांट्स एंड दे आर इंसॉल्युबल इन वाटर। कहते ये थे कि अगर आप कोई पौधा उठाएं और उसको अच्छी तरह उसका कचूमर निकाल दें, पीस डालें उसको, तो उसमें से जितने, और फिर उसके बाद उसे पानी में डाल दें, तो अब उसके कचूमर को जो आपने निकाला है, जितना भी उसको पीसा है और पौधे को उठाकर पानी में डाला है, तो अब पौधे की जितनी चीज़ें पानी में डिज़ोल्व हो गई वो अलग कर दीजिए, जो बच गई वो सारी लिपिड्स हो गई। सो दैट वाज एन ओल्ड कॉन्सेप्ट जिसमें ज़ोर इस बात पे था कि पौधों से हासिल होने वाले कंपाउंड जो पानी में इंसॉल्युबल। मॉडर्न केमिस्ट्री ने इसमें थोड़ा सा इजाफा कर दिया और ये कहा कि इन एडिशन टू दीज टू फैक्ट्स दैट दे आर द कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड इंसॉल्युबल इन वाटर, देयर मस्ट बी अ थर्ड कैटेगरी, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑल्सो। और वो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ये है कि दे मस्ट बी सॉल्युबल इन बिलोर्स रिएजेंट। एक इनऑर्गेनिक में बड़ा स्पेशल सॉल्वेंट हमने नाइट्रिक एसिड में पढ़ा था, एक्वारेजिया, विच इज़ द मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड HCl एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ऑर्गेनिक में एक बड़ा स्पेशल सॉल्वेंट बनाया जाता है जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस में, यानी ऐसी चीज़ें जो पानी में डिज़ोल्व नहीं होती हैं, उनको डिज़ोल्व करने का स्पेशलाइज्ड है, वो है बिलोर्स रिएजेंट। ये दो मशहूर या लीडिंग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का मिक्सचर है, एक इथाइल अल्कोहल यानी इथेनॉल और एक डाई इथाइल ईथर यानी इथोऑक्सी ईथेन, जिसे सॉल्वेंट ईथर भी कहते हैं, दोनों का मिक्सचर है। तो अब ये पूरी बात यहाँ हमने लिखी। लिपिड्स एंड फैट्स, लिपिड्स आर फैट्स और फैट लाइक सब्सटेंस, ये चिकनाई वाले सब्सटेंस हैं अगर इनकी फिजिकल अपीयरेंस पर बात की जाए। एंड दे आर नेचुरली अकरिंग ग्रुप ऑफ हिट्रोजीनियस कंपाउंड। वाई दे आर कॉल्ड हिट्रोजीनियस? हमने आपसे कहा था हीट्रो एटम्स जो हैं वो ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस वगैरह हैं। तो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन तो खैर लाजमन होता है, एंड इन सम केसेस नाइट्रोजन और फॉस्फोरस भी हो सकता है। सो दे आर दी कंपाउंड्स ऑफ heterogeneous they are the group of heterogeneous compound with only one property, namely their solubility in Bilor's reagent। यानी इसमें इन्होंने ज़्यादा फोकस इसी बात पे कर दिया कि वो चीज़ बिलोर्स रिएजेंट में डिज़ोल्व होनी चाहिए। तो लिपिड्स आर फैट्स एंड फैट लाइक सब्सटेंस, दे आर नेचुरली अकरिंग ग्रुप ऑफ हेटेरोजेनियस कंपाउंड विद ओनली वन कॉमन प्रॉपर्टी, और वो कॉमन प्रॉपर्टी है देयर सॉल्युबिलिटी इन Bilor's reagent। And what is Bilor's reagent? Is a mixture of solvent ether, that is diethyl ether and ethyl alcohol in 2:1। so ethyl alcohol एक होगा और उसके मुकाबले में diethyl ether की डबल वॉल्यूम लिया जाएगा। लिपिड्स को फिर बिलोर्स ने ही फर्दर क्लासीफाई किया है उनके स्ट्रक्चर की बेस पर, और तीन मेजर क्लासेस बनाई हैं, वो हैं सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स और स्टीरॉइड्स। और हम सबसे पहले फोकस करेंगे सिंपल लिपिड्स पर, जो उनमें दो चीज़ें शामिल हैं, एक फैट्स और ऑयल और वैक्सेस। तो बुनियादी तौर पर जो मेन टॉपिक है वो फैट्स और ऑयल है। तो अब नोट लिखने के लिए जब आता है तो लिपिड्स के नाम से भी आता है और फैट्स और ऑयल्स के नाम से भी आता है। अगर फैट्स और ऑयल के नाम से आएगा तो फिर यहीं से शुरू करेंगे, पिछला इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं। और लिपिड्स के नाम से आएगा तो ऑब्वियसली सारी बातें करते हुए यहाँ तक पहुँच जाइए। फैट्स और ऑयल्स असल में है ट्राई एस्टर्स। अब थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी बात, चैप्टर नंबर 9 के एंड में जो एस्टर्स पढ़ा था उसमें भी ये बात आई थी, और अगर किसी ने एस्टर नहीं पढ़ा था तो हमने ये रिएक्शन ऑलरेडी अपने सिलेबस में कई दफ़ा पढ़ा है, और चैप्टर 9 के पहले ही टॉपिक अल्कोहल में पढ़ा था कि जब कोई अल्कोहल किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करता है तो वो एस्टर और वाटर बनाते हैं। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड स्टेरिफिकेशन। तो एस्टर हमेशा किसी अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के मिलने से बनता है। ये बात इस किताब में कई दफ़ा आ चुकी है। चैप्टर 9 के अलावा हमने चैप्टर 11 में जब डेक्रॉन पढ़ा था, विच वॉज पॉलीएस्टर, उसमें भी आपसे यही बात की थी। तो अब ये याद रख लीजिए, अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड विल गिव यू एस्टर प्लस वाटर। तो अब अगर कोई ट्राई एस्टर है तो इसका मतलब है उसमें तीन एस्टर ग्रुप हैं।
इसका मतलब है कि फिर उसमें 3 जगह पर स्टेरिफिकेशन होनी चाहिए। तो इसका क्या राज होगा? जब आपने सिर्फ कह दिया वो एस्टर है, चाहे वो ट्राई एस्टर है या डाई एस्टर है या मोनो एस्टर है, तो ये तय हो गया कि वो किसी अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन से बना होगा। तो डेफिनेशन में तस्करा कर दिया कि ये ट्राई एस्टर हैं, और किस किस के हैं? ये ट्राई एस्टर हैं ग्लिसरॉल और लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के। इसका मतलब अब ये 2 मेरे कैरेक्टर हैं। तमाम लिपिड्स और तमाम फैट्स और ऑयल दरअसल ट्राई एस्टर हैं, यानी उनमें 3 एस्टर ग्रुप होंगे, और ये 3 एस्टर ग्रुप किस चीज़ से मिलकर बने होंगे? ग्लिसरॉल और लॉन्ग चेन फैटी एसिड से। तो पहली बात, व्हाट इज़ ग्लिसरॉल एंड व्हाट इज़ लॉन्ग चेन फैटी एसिड? इनको हम ट्राई ग्लिसराइड और ट्राई असाइल ग्लिसरॉल भी कहते हैं। अलबत्ता अब सबसे पहली बात, व्हाट इज़ ग्लिसरॉल? तो ग्लिसरॉल है 1,2,3 प्रोपेन ट्रायोल, यानी 3 OH वाला, 3 अल्कोहलिक ग्रुप वाला कंपाउंड। अगर मैं यहाँ आपकी याददाश्त के लिए इसका स्ट्रक्चर बना दूँ तो ये ऐसे है। इट इज़ 1,2,3 प्रोपेन ट्रायोल, जिसको हम ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन भी कहते हैं। तो अब अगर इसमें 3 OH हैं, और आपको पता है हर OH कार्बोक्सिलिक ग्रुप से मिलकर एस्टर बना सकता है, तो इसके तीनों OH एस्टर में कन्वर्ट होंगे, इसलिए ये ट्राई एस्टर बनाएगा। तो अब ट्राई एस्टर बनाने के लिए ज़रूरी था कि आपके पास ट्राई अल्कोहल होना चाहिए, यानी ऐसा अल्कोहल जिसमें 3 OH ग्रुप हों। अलबत्ता जो एसिड हैं वो भी अरे गरे नत्तू खैरे नहीं, वो भी बड़े स्पेशल हैं। वो कौन है? वो हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स फैट्स में पाए जाते हैं, और इनमें ख़ास बात यह है कि इनमें कार्बन आइटम्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। ये लॉन्ग स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स हैं, तो अब इनकी भी बात कर ली जाए। एंड फैटी एसिड्स आर नेचुरली अकरिंग लॉन्ग चेन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड विद 12 to 20 कार्बन आइटम्स। इनमें कम से कम 12 और ज़्यादा 20 कार्बन होते हैं। और अब बहुत सारे होते होंगे, लेकिन जो मेन एग्जाम्पल जिनसे आपका बार बार पाला पड़ेगा उसकी पूरी लिस्ट बना दी हमने। तो एक कैरेक्टर तो ग्लिसरॉल है, वो फिक्स है, उसके अलावा हम किसी और अल्कोहल की बात नहीं करेंगे। अलबत्ता फैटी एसिड्स बहुत सारे हो सकते हैं, जिसमें से 5 मेजर हम आपके सामने लिख रहे हैं। पामेटिक और स्टेरिक एसिड पहली 2 एग्जाम्पल्स हैं, जिनका फॉर्मूला पामेटिक का C15H31 और स्टेरिक का C17H35। इसे इसलिए मैं मार्क कर रहा हूँ कि आपको अपनी पुरानी बातें याद आनी चाहिए। सैचुरेटेड का मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड होंगे, और सिंगल बॉन्ड होंगे तो वो नॉर्मल अल्काइल ग्रुप वाला पैटर्न होना चाहिए। आप गौर कर सकते हैं C15H31 हमारे इस जनरल फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। CnH2n+1, जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसका डबल में 1 प्लस करके मिल रहा है। 15 कार्बन, 15 को डबल कीजिए 30, 30 में 1 प्लस कीजिए 31। इसका मतलब ये हो गया कि जो CnH2n+1 के फॉर्मूले को फॉलो कर रहा होगा वो सैचुरेटेड होगा, उसमें कहीं डबल बॉन्ड नहीं आ सकता। तो यही स्टेरिक एसिड में है। 17 को डबल कीजिए 34, 34 में 1 ऐड कीजिए 35। सो दिस इज़ ऑल्सो नॉर्मल अल्काइल ग्रुप। ये दोनों सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। अलबत्ता आप कंपेयर कीजिए स्टेरिक एसिड से, तो ओलिक एसिड में स्टेरिक एसिड की तरह 17 कार्बन है मगर हाइड्रोजन 33 हैं, यानी स्टेरिक एसिड से 2 हाइड्रोजन कम होगा जबकि कार्बन उतने ही हैं। तो 2 हाइड्रोजन कब कम होते हैं? जब एक डबल बॉन्ड आ जाए, इसलिए ये अनसैचुरेटेड है और इसमें एक डबल बॉन्ड है। लिनोलिक एसिड कंपेयर कीजिए अब आप स्टेरिक एसिड से, कार्बन वही 17 है, हाइड्रोजन 2 और कम होगा, इसका मतलब इसमें एक डबल बॉन्ड और आ गया, तो इसमें 2 डबल बॉन्ड्स होंगे, ये भी अनसैचुरेटेड। लिनोलिनिक एसिड, इसमें भी 17 कार्बन है, हाइड्रोजन 2 और कम होगा, इसलिए इसमें 3 डबल बॉन्ड और ये भी अनसैचुरेटेड। तो अब आप याद रखेंगे पामेटिक और स्टेरिक एसिड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, ओलिक, लिनोलिक और लिनोलिनिक एसिड अनसैचुरेटेड हैं, जिनमें डबल बॉन्ड्स की तादाद भी हमें याद रखनी होगी। ये बड़ी अहम चीज़ होगी आगे। अब हम आपसे कह रहे हैं कि जितने भी चीज़ें, अब ये 2 नाम आ रहे थे ना, ऑयल और फैट, तो ये एक ही चीज़ है क्या या अलग अलग चीज़ें? नहीं, अलग अलग चीज़ें हैं। ऑयल्स कहते हैं उन ट्राई एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल को जिसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इन्वॉल्व हो, यानी अगर ग्लिसरॉल को अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाया जाए और उसके नतीजे में ट्राई एस्टर बने तो वो ऑयल होगा। यानी ऑयल में ओलिक, लिनोलिक और लिनोलिनिक फैटी एसिड्स का इन्वॉल्वमेंट है, और फैट्स का ऑब्वियसली फिर सैचुरेटेड है। ये ट्राई एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल है विद सैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी पामेटिक और स्टेरिक एसिड के साथ। अब क्या रिएक्शन है? ये जो बनते हैं इन्हें ट्राई ग्लिसराइड इसलिए कहा गया है कि ग्लिसरॉल अगर एस्टर बनाए तो उससे लफ्ज़ आएगा ग्लिसराइड, क्योंकि 3 एस्टर ग्रुप है तो ट्राई ग्लिसराइड हो गया।
इक्वेशन देखिए, अब इसमें सारी बात क्लियर होगी। हमने आपके सामने यहाँ लिखा ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल इज़ 1 2 3 प्रोपेन ट्रायोल, और फिर उसके साथ फैटी एसिड। चूँकि मुझे 3 जगह पर स्टेरिफिकेशन करनी है, क्योंकि ग्लिसरॉल में 3 OH हैं, तो उससे रिएक्शन कराने के लिए जो फैटी एसिड लेंगे, चाहे वो सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड हो, उसके 3 मोल्स लेंगे। तो बजाय मिलाकर 3 मोल्स लिखने के मैंने इसलिए तीनों को अलग अलग लिखा ताकि मैं आपको साफ साफ दिखा सकूँ कि देखिए ये अल्कोहल का H और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH आपस में मिलेगा। यही स्टेरिफिकेशन होता था, अगर आपको पिछले पढ़ाया गया याद है तो। इसी तरह ये दूसरा OH ग्रुप का H और कार्बोक्सिलिक एसिड के दूसरे मॉलिक्यूल का या फैटी एसिड के दूसरे मॉलिक्यूल का OH, और ये तीसरे का OH। इस तरह ये तीनों का OH और H मिलकर वाटर बनाएगा, जो ये साइड में आ गया। अब आप खुद फैसला कीजिए, अगर बीच में से मैं ये ब्लू वाला पोर्शन गायब कर दूं और बाकी दोनों टुकड़े मिला दूं तो यही चीज़ बनेगी, और ये एस्टर ग्रुप है, COO ग्रुप जो है। तो ये ट्राईग्लिसराइड या किसी भी फैट और ऑयल का जनरल फार्मूला बन गया। ये इनकी जनरल प्रिपरेशन है, जिसमें हमने फ़िलहाल ये नहीं शो किया कि फैटी एसिड कौन सा है, R लगा दिया। अब इस R में इन पांचों में से किसी का भी R आ सकता है, ठीक है ना। जबकि ग्लिसरॉल चूँकि फिक्स था इसलिए उसे पूरा लिखा गया। तो अब हर ट्राईग्लिसराइड या हर ट्राई असाइल ग्लिसरॉल या यही ट्राई एस्टर फैट्स और ऑयल, उसका जनरल फार्मूला ये होगा। तो हर एक में ये CH2O और C डबल बॉन्ड O वाला 3 दफ़ा ये ज़रूर है, सिर्फ R का डिफरेंस होगा। हर दफ़ा हम नया R लगाएंगे, नया ट्राई ग्लिसराइड बन जाएगा। तो आइए ज़रा इस पर बात करें। तो ट्राई ग्लिसराइड की फर्दर क्लासिफिकेशन में पहली है सिंपल ग्लिसराइड। सिंपल ग्लिसराइड वो हैं जिसमें हम ये जो OH स्टेरिफाई कर रहे हैं ग्लिसरॉल के, इनको हम एक ही जैसे फैटी एसिड से करें, यानी तीनों R जो हैं अगर वो सेम हो, एक ही फैटी एसिड के हों, तो उस सूरत में जो ग्लिसराइड बनेगा वो कहलाएगा सिंपल ग्लिसराइड। व्हेन ऑल 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ ग्लिसरॉल आर स्टेरिफाइड विद सेम फैटी एसिड, द ग्लिसराइड इज नोन एज सिंपल ग्लिसराइड और सिंपल ट्राइसाइल ग्लिसरॉल। तो अब यहाँ मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको जो शो किया, R की वैल्यू लिख दी। ये वैल्यू है C15H31। ये कौन है, हमने फ़ौरन अपनी लिस्ट में देखा, C15H31 पामेटिक एसिड है। इसका मतलब मैंने 3 पामेटिक एसिड को ग्लिसरॉल से मिलाकर ये बनाया। चूँकि तीनों पामेटिक एसिड यूज़ हुए इसलिए ये सिंपल है, और इसका नाम होगा ट्राई पामेटिन। ये नाम कैसे रखा गया, IN इसका सफिक्स है, यानी जिसके नाम के आखिर में IN हो आप समझ जाइए वो फैट्स और ऑयल है। अब फैट्स और ऑयल का ये स्ट्रक्चर तो फिक्स है ना, ये तो हमेशा यही होगा। सिर्फ आपको ये देखना होगा कि आपने R कौन से वाले रखे हैं। तो ये तीनों R चूँकि पामेटिक एसिड से आए हैं इसलिए नाम बना ट्राई पामीटिन, पामेटिक एसिड। अगर फर्स्ट कर लें ये तीनों स्टेरिक एसिड से आए होते, ये C17H35 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 होते, तो हम ट्राई स्टेरिन इसका नाम लिखते। ठीक हो गई बात। तो ये सिंपल हो गया। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, मिक्स्ड। जब ये तीनों OH ग्रुप बजाय एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड से स्टेरिफाई होने के अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड से स्टेरिफाई हों, तो उस सूरत में ये मिक्स्ड ग्लिसराइड या मिक्स्ड ट्राइसाइल ग्लिसरॉल कहलाता है। और फिर उस सूरत में ये एक मैंने एग्जाम्पल बना दी। अगर आप इसके स्ट्रक्चर पर गौर करें तो ऊपर है C17H35। अगर आपको याद आ जाए, पीछे से आप क्रॉस एग्जामिन भी कर सकते हैं कि ये जो है C17H35 स्टेरिक एसिड था। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर C15H31 इस पामेटिक एसिड। और तीसरा और आखिरी है C17H31 दिस वन C17H33, ये होता है ओलिक एसिड। तो अब आपके पास ये तीनों अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड या फैटी एसिड से हासिल हुए हैं। आपने इनके कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद से इन्हें पहचाना। अब आपकी मर्ज़ी है, या तो ऊपर से नीचे नाम दें या नीचे से ऊपर नाम दें, दोनों चलेंगे। तो मैंने यहाँ जो फॉलो किया है वो है नीचे से ऊपर वाला हिस्सा। तो सबसे पहले है ओलियो, फिर आया पामेटिक से उसको लिखा पामीटो, और आखिरी वाला आया स्टेरिक एसिड तो उसको लिखा स्टेरिन। तो नाम बना ओलियो पामीटो स्टेरिन। फर्स्ट कर ले, मैं ऊपर से नीचे आता तो मैं इसका नाम रखता स्टेरो स्टीरियो पामीटो और उलियन नाम हो जाता। तो ये हमारी मर्ज़ी है, हम नीचे से ऊपर जाएं या ऊपर से नीचे आएं। तो बहरहाल ये 2 टाइप्स हो गई।
अगर हम फैट्स और ऑयल पर शॉर्ट नोट लिखना चाहते हैं तो हमारी राइटिंग स्पीड पर है, एक ऑप्शन ये है कि यहाँ तक आपका पूरा शॉर्ट नोट पूरा हो जाता है, यानी जितना कुछ हमने लिखा है 6 स्लाइड्स में, दैट्स इनफ मटेरियल। और अगर आप चाहें तो ये आखिरी चीज़ भी इसमें शामिल कर सकते हैं, दैट्स ऑप्शनल। हाँ, इसके बाद हमें और बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है इसकी, लेकिन वो सब चीज़ें शॉर्ट नोट का हिस्सा बनाने के बजाय अलग से हमें याद रखनी है और वो अलग से डेफिनेशंस की सूरत में पूछी जाती हैं। तो ये ऑप्शनल है, आप इसमें रखें या इसे अलग से रखें। एसेंशियल फैटी एसिड्स उन फैटी एसिड्स को कहते हैं जो हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकती और उसे हर हाल में अपनी डाइट में लेना पड़ता है। तमाम एसेंशियल फैटी एसिड्स अनसैचुरेटेड है, यानी उनमें डबल बॉन्ड होता है, जैसे लिनोलेनिक एसिड और लिनोलिक एसिड। इनका फंक्शन ये है कि ये हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की डेपोजिशन को रोकते हैं आर्टरीज़ और वेन्स में। ये जो हार्ट अटैक का सबब बनता है, कोलेस्ट्रॉल अगर जम जाए तो ये उसको रोकते हैं, और ये रिप्रोडक्टिव फंक्शंस में हेल्प करते हैं और ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। इसी तरह इनकी अगर कमी हो जाए तो ये बच्चों के वेट में कमी का बाइस बनती है, और एक्जिमा की डेवलपमेंट, ये स्किन में जो आपके एलर्जी से हो जाती है या स्किन से रिलेटेड खुश्की, जिसे आप उर्दू में कह देते हैं कि ड्राइनेस बढ़ जाती है, उसको हम ये कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस बिटवीन, अब यहाँ तक पूरी बात हो गई, यानी दिस वन इज़ एन ऑप्शनल थिंग, आप इसे शॉर्ट नोट में दे सकते हैं। लेकिन अब जितनी बातें हम आगे कर रहे हैं ये लिखने का मतलब है आप अननेसेसरी अपने नोट को बहुत ज़्यादा बड़ा कर रहे हैं, तो ये अलग से हमें याद हो, क्योंकि आप अपने 5 ईयर में देखेंगे अक्सर औकात ये इसी अंदाज से पूछी गई हैं जिस तरह मैंने हेडिंग डाली है। मसलन फ़ैट्स और ऑयल का फ़र्क। अच्छा, फ़ैट्स और ऑयल केमिकली फ़र्क नहीं रखते। आप कहीं कैसी बातें कर रहे हैं, अभी तो आपने बताया इतना बड़ा फ़र्क है कि फ़ैट्स जो हैं वो ट्राई एस्टर हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के, और ऑयल हैं ट्राई एस्टर्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और अब आप कह रहे हैं फ़र्क नहीं है, तो आप गौर से सुनिएगा। बायोलॉजी, ये बायोकेमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फ़र्क फिर आ गया। वो जो फ़र्क हमने लिखा है, दिस इज़ विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब हम बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तो हम उन फैट्स और ऑयल की बात करेंगे जो पौधों से या जानवरों से हम हासिल करते हैं, जो नेचुरली अकरिंग है। अब एक भी नेचुरली अकरिंग जो ऑयल है वो सिंपल फ़ैट्स और ऑयल वाली डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता, यानी जो प्रैक्टिकली हमें फ़ैट्स और ऑयल लिविंग थिंग्स से मिलते हैं, दे आर मिक्सचर्स ऑफ द ट्राई एस्टर्स ऑफ बोथ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो फंस गए अब तो हम, यानी हर एक में दोनों हैं, फैट सैचुरेटेड भी हैं अनसैचुरेटेड भी हैं। तो अब क्या करें, तो हमने कहा इसलिए हम इनकी केमिकल कंपोजिशन की बुनियाद पर इन्हें क्लासिफाई नहीं करते, बल्कि हम इन्हें फ़िज़िकल अपीयरेंस की बिना पर क्लासिफाई करते हैं। तो फैट्स सॉलिड हैं, ऑयल लिक्विड है, ये है बेहतरीन इनका डिफरेंस। और हमने इसमें मार्जिन बनाया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड को एज स्टैंडर्ड। तो जिनका मेल्टिंग पॉइंट 20 डिग्री से कम है, इसका मतलब वो 20 डिग्री पर मेल्ट होकर लिक्विड बन जाएंगे, वो ऑयल हैं, और जिनका 20 डिग्री से ज़्यादा है वो फैट्स हैं। इवन टेम्परेचर को बीच में ना लाएं तो फिज़िकल स्टेट की बिना पर ये भी होता है कि एक मौसम में एक चीज़ ऑयल होती है और दूसरे मौसम में वही चीज़ फ़ैट बन जाती है, क्योंकि वो अपनी फ़िज़िकल स्टेट चेंज कर लेती है। जैसे कोकोनट ऑयल है, उसमें ये कहानी आती है कि वो सर्दियों में जम जाता है तो उसे हम फ़ैट के तौर पर ट्रीट करेंगे, और गर्मियों में पिघल जाता है तो हम उसे ऑयल के तौर पर ट्रीट करेंगे। प्रैक्टिकली अगर आप केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो होता ये है कि जो नेचुरली अकरिंग ऑयल है, यानी जो लिक्विड स्टेट में हमें मिलते हैं, उनमें ज़्यादातर ट्राई एस्टर अनसैचुरेटेड के होते हैं डोमिनेटिंग, और थोड़े बहुत सैचुरेटेड के होते हैं। इसलिए आप यूँ कह सकते हैं कि ऑयल आर ट्राई एस्टर्स ऑफ विद हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और फैट्स विद हाई प्रोपोर्शन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। और जैसा ही कुछ हमने यहाँ 2 पॉइंट्स में लिखा है। पहला पॉइंट, ऑयल्स आर लिक्विड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, देयर मेल्टिंग पॉइंट इज बिलो 20 डिग्री, एंड फैट्स आर सॉलिड मेल्टिंग पॉइंट अबव 20 डिग्री। एक्चुअली ये सब्सटेंस में बी फैट इन वन सीजन एंड ऑयल इन अदर सीजन लाइक कोकोनट ऑयल। और दूसरी बात हमने वही लिखी कि ऑयल्स कंटेन हाई प्रोपोर्शन ऑफ ग्लिसराइड्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, while fats contain high proportion of glycerides of saturated fatty acids। फिर ड्राइंग एंड नॉन ड्राइंग ऑयल, अगर हमारे बच्चों को याद हो तो पेंट्स पढ़ते वक्त हमने इसके बारे में आपसे बात की थी कि जो ड्राइंग ऑयल हैं, जब उन्हें एयर में एक्सपोज किया जाता है, जैसे ही वो पेंट के साथ मिक्स होते हैं, ये बाइंडर के तौर पर इस्तेमाल होते थे ऑयल पेंट में, और जैसे ही एयर में एक्सपोज होते हैं, इनमें जो डबल बॉन्ड है वो एयर के साथ मिलकर थिन फिल्म बना लेते हैं जो हमारे पिगमेंट को सरफेस पे चिपका देता है। यही खूबी इन्हें ड्राइंग बनाती है। और अब इनके बारे में हम और तफसील से पढ़ते हैं कि ड्राइंग ऑयल दरअसल वो हैं जिन, अब अव्वल तो ऑयल में डबल बॉन्ड होते ही हैं, दे आर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, लेकिन दे आर फॉर्म्ड बाय अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। लेकिन जो ड्राइंग ऑयल है उनमें डबल बॉन्ड का प्रोपोर्शन
नॉर्मल से भी ज़्यादा होता है। यानी अमूमन लिनोलिक और लिनोलिनिक एसिड से बनने वाले ट्राई एस्टर्स इसमें शामिल हैं, जिनमें 2 या 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं, जबकि उलियक में सिर्फ एक होता है, तो वो अमूमन इसमें शामिल नहीं लिया था। हम चाहते हैं ऐसा ऑयल जिसके फैटी एसिड वाले हिस्से में ज़्यादा से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो। उससे क्या होता है, उनकी ड्राइंग एबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे ही वो एयर में एक्सपोज होते हैं, उनके डबल बॉन्ड ओपन होते हैं, ऑक्सीडाइज होकर अपने ऊपर एक थिन फिल्म बना लेते हैं। So drying oil contains large number of glycerides of unsaturated fatty acids as linolenic or linoleic acid. When exposed to air, they undergo oxidation, whereas double bonds open up, forming peroxide, which then polymerize to form a dry, hard, tough film. तो ये ड्राइंग ऑयल की खूबी है। और जिसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स तो ऑयल में वैसे भी कम होते हैं, लेकिन जिसमें अनसैचुरेशन की डिग्री कम हो, यानी ऐसे फैटी एसिड हों जो अनसैचुरेटेड तो हैं मगर उनमें डबल बॉन्ड एक ही हो, तो फिर वो अमूमन नॉन ड्राइंग ऑयल समझे जाते हैं। नॉन ड्राइंग ऑयल कंटेन्स नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ ग्लिसराइड्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। फिर इसके बाद एक खूबी है रेंसिडिफिकेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट। उर्दू में कहते हैं ऑयल या फैट में बसांत पड़ जाना, बदबू आना, ख़राब हो जाना। तो इसमें होता ये है कि अगर हम ऑयल या फैट को गर्मी में ख़ास तौर पर, किचन में होती भी है ज़्यादा वैसे, खुली हवा में बहुत लंबे अरसे तक छोड़ दें तो वो बदबू छोड़ने लगते हैं और उनका जायका ख़राब हो जाता है। ये प्रोसेस कहलाता है रेंसिडिफिकेशन। व्हेन ऑयल एंड फैट्स आर लेफ्ट एक्सपोज टू वार्म मॉइस्ट एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, दे गिव ऑफ ऑफेंसिव ऑडर एंड बिकम ऑफ टेस्ट। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आपने उन्हें इतनी देर तक गर्म मॉइस्ट हवा में छोड़ा तो क्या हुआ, पहला प्रोसेस हुआ कि उनमें जो एस्टर था वो हाइड्रोलिसिस करके दोबारा से फैटी एसिड में चेंज हो गया, जिसका टेस्ट सोर होता है। तो हमारे ऑयल का टेस्ट भी सोर हो गया, क्योंकि उसमें अगर फ़र्ज़ कर लें सारा एस्टर जो है वो हाइड्रोलाइज नहीं हुआ, थोड़ा सा हुआ है, तो जो थोड़ा सा हुआ है उसने फैटी एसिड बना दिया और पूरे ऑयल के जायके का सत्यानाश कर दिया। और दूसरा ये हुआ कि उसमें जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड्स थे वो उस गर्म हवा में एक्सपोज होने की वजह से उनके डबल बॉन्ड्स ने ऑक्सीडेशन की और एल्डिहाइड बना दिया, और एल्डिहाइड की बड़ी ही गंदी स्मेल होती है। तो ये 2 बातें हो गई। अब तीसरा छोटी सी डेफिनेशन, अब ये सब डेफिनेशंस अलग अलग आती हैं, मैं फिर रिपीट कर दूँ, यहाँ से शुरू हुई है ये बात। ये डिफरेंस बिटवीन ऑयल एंड फैट्स ये आता है इम्तिहान में। ड्राइंग ऑयल और नॉन ड्राइंग ऑयल का डिफरेंस या सिर्फ किसी एक की डेफिनेशन, फिर रेंसिडिफिकेशन की डेफिनेशन बहुत आती है, और फिर सैपोनिफिकेशन की डेफिनेशन बहुत आती है। सिर्फ सैपोनिफिकेशन लिख दें या सैपोनिफिकेशन ऑफ ऑयल और फैट लिखें, एक ही बात है। सैपोनिफिकेशन क्या है कि ये इसका तज़किरा हमने डिटर्जेंट पढ़ाते वक्त किया था कि अगर फैट्स और ऑयल जो दरअसल ट्राई एस्टर हैं उनकी हम बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर दें तो क्या होता है, अगर हम नॉर्मल हाइड्रोलिसिस कर दें तो ये स्टेरिफिकेशन का अपोजिट है, एस्टर दोबारा से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बना देगा। लेकिन अगर बेसिक मीडियम में होगा तो फैटी एसिड नहीं बनेगा, फैटी एसिड का सॉल्ट बनेगा। तो फैटी एसिड का जो सॉल्ट है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, उसको साबुन कहते हैं, सोप। तो वो सोप बनाने का प्रोसेस सैपोनिफिकेशन है। इसका मतलब है अगर ये फैट्स और ऑयल को हम स्ट्रॉन्ग अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये अपने सॉल्ट बनाएंगे फैटी एसिड के, और वो साबुन होगा। इसीलिए हमने, अगर आपको याद हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ाते वक्त भी कहा था, डिटर्जेंट पढ़ाते वक्त भी कहा था, हमारे हाथ पे भी चिकनाई है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इस हाथ पे गिर जाए तो साबुन बन जाता है। आपके हाथ पे जो ज़ख़म बनता है उसकी वजह यह है कि हाथ में मौजूद फैट्स जो हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके सोप बना देते हैं। तो असल साबुन जो बनाया जाता है वो इसी तरह बनाया जाता है, बस इंसानों की चर्बी या फैट्स और ऑयल नहीं लेते, जानवरों का लेते हैं और उसके साथ कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड रख के गर्म करते हैं तो सोप बन जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं सैपोनिफिकेशन। हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑयल और फैट्स ऑन बॉइलिंग विद सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स कॉल्ड सोप अलॉन्ग विद ग्लिसरॉल इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। ये रिवर्स प्रोसेस है स्टेरिफिकेशन का, और इसकी इक्वेशन यूँ लिखी जाएगी कि अब हमने आपके सामने रिएक्टेंट में लिखा है जनरल फार्मूला एस्टर्स का, ट्राई एस्टर्स यानी ट्राई ग्लिसराइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाया और ग्लिसरॉल जैसा था वैसा ही वापस मिल गया, और कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह पर उसका सॉल्ट मिला है क्योंकि आपने बेस यूज़ किया है, और ये सॉल्ट सोप कहलाता है। अच्छा, अब इसके बाद हमने कहा ये जो ऑयल और फैट्स हैं इंडस्ट्री में इनकी क्वालिटी को चेक करने के लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं। वो टेस्ट क्या कहलाते हैं और उनकी क्या डेफिनेशन है, ये ब्लैंक्स में और डेफिनेशन में हमसे पूछा जाता है। सो क्वालिटी और प्योरिटी ऑफ एन ऑयल और फैट इज़ जज्ड बाय द फॉलोइंग वैल्यूज़। पहली है एसिड वैल्यू। एसिड
एसेट वैल्यू क्या है, देखिए आपने ऑयल कैसे बनाया था, हमने ऑयल बनाया था, ये ऊपर जो इक्वेशन लिखी है इसका रिवर्स हो जाता था, लेकिन बस यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड था। मैंने आपसे कहा था ग्लिसरॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड का आपस में रिएक्शन करवाएं। अगर मैं अपनी पिछली स्क्रीन से लेकर आऊँ जहाँ ये इक्वेशन लिखी हुई है तो आपको समझाने में आसानी रहेगी। हेयर वी हैव, तो ये देखिए एक रिएक्शन ग्लिसरॉल का किससे करा रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से। अच्छा, अब 1 मोल ग्लिसरॉल चाहिए, 3 मोल फैटी एसिड चाहिए। जब ये रिएक्शन होता है तो ऑब्वियसली इंडस्ट्री में टनों के हिसाब से आप ट्राइग्लिसराइड बना रहे हैं, तो अमूमन हम कोशिश ये करते हैं कि ग्लिसरॉल 1 लेना है, फैटी एसिड 3 लेना है, तो फैटी एसिड 3 मोल से भी थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं। तो नतीजा ये होता है कि आखिर में फैटी एसिड जो एक्सेस आपने यूज़ किया था वो बच जाता है। इसका मतलब है जो ऑयल बनता है उस ऑयल में थोड़ा सा एक्सेस फैटी एसिड भी मौजूद होता है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं ये चेक करने के लिए कि उस ऑयल की क्वालिटी कैसी है, उस ऑयल को बेस के साथ टाइट्रेट करते हैं। तो अगर उसमें फैटी एसिड बचा हुआ होगा तो ऑब्वियसली वो बेस से रिएक्शन करेगा और हमारी टाइट्रेशन में अमाउंट आ जाएगा कि आपका ऑयल जो आप 100 ml ऑयल लाए थे उसमें 98 ml तो ऑयल था, 2 ml एसिड था। वो हमने टाइट्रेशन किया तो हमें पता चल गया। तो ये वैल्यू के किसी भी ऑयल के सैंपल में जब उसे हम किसी बेस से टाइट्रेट करें तो उसमें कितना फ्री एसिड या अनरिएक्टेड एसिड मिलता है, ये उसकी एसिड वैल्यू कहलाती है। इट इज़ द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज फ्री एसिड इन 1 ग्राम ऑफ ऑयल। तो अब ये 1 ग्राम ऑयल में कितना फ्री एसिड होगा ये हमें इस एसिड वैल्यू से पता चल जाता है। इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी ऑयल उतना घटिया क्वालिटी का होगा। अब आप सोचिए ना, आप 1 ग्राम ऑयल लें और आपको पता ही चले उसमें 10 मिलीग्राम तो फ्री एसिड है, इसका मतलब 10% एसिड है और बाकी 90% ऑयल है, तो ये अच्छी बात थोड़ी है। आप क्या चाहेंगे 100% ऑयल हो, और अगर 100% ऑयल नहीं हो सकता, फ्री एसिड अगर उसमें है भी तो बहुत ही कम हो, 1% हो, 2% हो। तो एसिड वैल्यू जितनी कम होगी एसिड ऑयल की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी, और एसिड वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी ऑयल की क्वालिटी उतनी ख़राब होगी। दूसरी वैल्यू आती है सैपोनिफिकेशन, इसमें उल्टा काम करते हैं। अब हम ये नहीं चेक करते कि हमारे ऑयल में इम्प्योरिटी वाला फैटी एसिड कितना है, बल्कि अब हम ये चेक करते हैं कि हमारे सैंपल में ख़ुद ऑयल कितना है, उसको सैपोनीफाई करके बेस के साथ। तो अब उसमें जितना ऑयल होगा उतना साबुन बन जाएगा। तो अगर 1 ग्राम ऑयल से 100% साबुन बन गया तो क्या बात है, इसका मतलब है वो तो बहुत ही बेहतरीन ऑयल है। तो सैपोनिफिकेशन वैल्यू है नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली सैपोनीफाई 1 ग्राम ऑफ ऑयल और फैट, और इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब है हमारे सैंपल में उतना ज़्यादा ऑयल है, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होना ऑयल की क्वालिटी के लिए बेहतर है। इसी तरह आयोडीन वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है जो डबल बॉन्ड्स में एब्जॉर्ब हो जाता है, और एक ऑयल की क्वालिटी डबल बॉन्ड से जज की जाती है। जिस ऑयल में जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे वो ऑयल उतना अच्छा होगा, तो वो जितना डबल बॉन्ड होंगे वो उतने ज़्यादा आयोडीन को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये है नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन एब्जॉर्ब बाय 100 ग्राम्स ऑफ ऑयल। तो इसकी वैल्यू भी जितनी ज़्यादा होगी फैट्स और ऑयल उतनी अच्छी क्वालिटी का हुआ। इसका मतलब है कि ये तीनों के तीनों मिलकर हमें ऑयल और फैट्स की क्वालिटी बताते हैं। इसमें से आखिरी वाला सिर्फ ऑयल के लिए है, बाकी ऑयल और फैट दोनों के लिए हैं। एक बात। दूसरी बात, पहली वाली एसिड वैल्यू जितनी कम होगी ऑयल और फैट की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी, और सैपोनिफिकेशन और आयोडीन वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी फैट्स और ऑयल की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। फिर इसके बाद आपको याद है शुरू में हमने कहा था कि सिंपल लिपिड्स 2 तरह के होते हैं, एक हैं फैट्स और ऑयल और दूसरे हैं वैक्सेस। अब उस वैक्सेस की छोटी सी बात कर लें। वैक्सेस भी एस्टर है मगर ट्राई एस्टर नहीं है, मोनो एस्टर है, यानी उसमें सिर्फ एक एस्टर ग्रुप है, और वो एक एस्टर ग्रुप भी किसी कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से मिलकर बना होगा। तो अब वो कौन है? सिंपल अल्कोहल, सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड। बस वो सिंपल में शर्त क्या है? अल्कोहल भी लॉन्ग चेन होना चाहिए, और लॉन्ग चेन के मुराद उसमें 16 या उससे ज़्यादा कार्बन हो, और कार्बोक्सिलिक एसिड भी लॉन्ग चेन होना चाहिए, यानी 16 या उससे ज़्यादा कार्बन हो। तो वैक्सेस आर नेचुरली अकरिंग एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड 16 और ग्रेटर कार्बन विद लॉन्ग चेन अल्कोहल 16 और ग्रेटर कार्बन। तो ये लो मेल्टिंग वाले सॉलिड हैं और इनकी वैक्सी फीलिंग होती है। 2 तरह के होते हैं, एक ट्रू वैक्सेस कहलाते हैं, एक नॉन ट्रू वैक्सेस कहलाते हैं। ट्रू वैक्सेस सिंपल लिपिड्स हैं और उनकी 2 मशहूर एग्जांपल्स हैं, बीज वैक्स और स्पर्म एसिटिक। हमने इसके साथ उनका फॉर्मूला शो कर दिया, लेकिन मेरे ख्याल में नाम ही याद रखें तो बेहतर है। नॉन ट्रू वैक्सेस में जो एस्टर्स हैं वो थोड़े से अल्कोहल्स के ही हैं, मगर ज़रा कॉम्प्लिकेटेड वाले अल्कोहल्स के हैं। जैसे कोलेस्ट्रॉल में
अल्कोहलिक ग्रुप होता है, विटामिन ए और डी में होता है, अगर वो एस्टर बनाए तो वो नॉन ट्रू वैक्सेस कहलाते हैं। ओवरऑल वैक्सेस जो हैं वो प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं पौधों में और जानवरों में, जिसकी वजह से वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बैक्टीरिया और इंसेक्ट से बचा सकते हैं। ये वैक्सेस की छोटी सी बातें हो गई। फिर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स का मतलब है ऐसे, इनको कॉन्जुगेटेड लिपिड्स भी कहते हैं। आपको याद है ट्राई एस्टर्स थे लिपिड्स, यानी उनमें 3 जगह पर OH ग्रुप आता है। तो अब नॉर्मल ट्राई एस्टर्स में तीनों OH जो है स्टेरिफाई होते हैं, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स लिपिड में कहानी ये है कि 3 में से 2 तो नॉर्मल तरीके से स्टेरिफाई होंगे और तीसरे OH की जगह पर कोई भी और ग्रुप लगा हुआ होगा। वो कौन हो सकते हैं? दीज लिपिड्स आर ऑल्सो नोन एज कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। दीज आर दी एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल विद 2 फैटी एसिड्स which may be saturated or unsaturated and some other compounds such as carbohydrate, amino acids, amine derivatives, phosphoric acid residue और प्रोटीन एक्सेट्रा। तो अब अगर फर्स्ट कर लीजिए हमारे पास जो फॉस्फोलिपिड हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स लिपिड होगा उसमें 2 जगह पर तो एस्टर ग्रुप बना होगा, तीसरे जगह पर अगर फॉस्फेट जो डेरिवेटिव है तो वो फॉस्फोलिपिड कहलाएगा, कार्बोहाइड्रेट है तो ग्लाइकोलिपिड कहलाएगा और लिपिड्स है तो लिपोप्रोटीन कहलाएगा। आखिरी चीज़ है स्टीरॉइड्स नॉन सैपोनिफिएबल लिपिड्स हैं, यानी इनकी सैपोनिफिकेशन नहीं हो सकती, इससे साबुन नहीं बन सकता। और दूसरी इनकी सबसे 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 अहम पहचान है ये रिंग। इन तमाम स्टीरॉइड्स जितने भी हैं उन सब में ये 4 रिंग्स का सिस्टम बिल्कुल इसी तरह होता है। 3 हेक्सागोनल हैं और 1 पेंटागोनल है। इन रिंग्स के कोनों पर मुख्तलिफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगे होते हैं जिससे मुख्तलिफ स्टीरॉइड्स बनते हैं, लेकिन हर स्टीरॉइड में ये रिंग सिस्टम ज़रूर होता है। और कॉमन स्टीरॉइड्स की एग्जाम्पल हैं कोलेस्ट्रॉल, कॉलिक एसिड और प्रोजेस्टेरॉन। तो ये मैंने आपको दोनों तरीक़ों से लिपिड्स कराया, क्योंकि ये ज़रा बड़ा टॉपिक था कि अगर शॉर्ट नोट में आए तो कहाँ तक लिखना है, और उसके बाद ख़ास तौर पर जहाँ से फैट्स और ऑयल का डिफरेंस शुरू हुआ है वहाँ से सारी वो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको 5 ईयर में डेफिनेशंस की सूरत में मिलेंगी। कुछ ऐसी हैं जो कभी नहीं आई हैं, मिसाल के तौर पर ये स्टीरॉइड्स की बात कभी नहीं पूछी गई, कंपाउंड लिपिड्स की बात कभी नहीं पूछी गई, लेकिन ये एहतियातन इसलिए पढ़ाया गया है कि कभी ना कभी ये भी आ सकता है जब बुक में मौजूद है। तो ये हमने अब सारी चीज़ आपको कवर करा दी। अब सिर्फ हमारा एक टॉपिक इस चैप्टर का रहता है जो वैसे देखा जाए किताब की सीक्वेंस में पहला टॉपिक था, हमने आखिर में रख दिया, वो है कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि उसमें भी ये लिपिड्स की तरह ज़रा चीज़ें ज़्यादा हैं, छोटी छोटी डेफिनेशंस बहुत हैं। तो ये अब हमारे लास्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे बात होगी।